लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनोल एसिल से पूछता है कि वो डीमन रियल्म में क्या करती थी। एसिल बताती कि वो वहाँ जंग की तैयारी कर रहे थे। आगे जिनो पूछता है कि किस प्रकार की जंग। एसिल बताती है हम एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे थे जिसके लिए पूरे डीमन सेना की जरूरत थी। ये सुन के जिनो हैरान हो जाता है। तभी एसिल अचानक से जितनी मुझे इजाजत थी मैंने उससे ज्यादा ही बोल दिया है, ये बातचीत अब यहाँ खत्म हो जाती है, ऐसा बार बार बोलने लगती है। जिनो समझ जाता है कि ये क्या हो रहा है। वो मन में कहता है कि ये सेम फिर से हो रहा है जैसा बरुका के साथ हुआ था जब मैंने उससे सवाल पूछा था। सिस्टम फोर्सफुली ऑपरेशन को बंद कर रहा है। इसका मतलब ये था कि इसके साथ की बातचीत में कुछ न कुछ तो क्लू था। लेवलिंग अप, इंस्टेंट डंजन, क्वेस्ट, मिशन, रिवॉर्ड्स, पेनल्टीज एंड जॉब चेंजेस, ये सारी चीजें किसी न किसी गेम के इन्वायरमेंट की तरह है। तो इसे मानने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि ये मॉन्स्टर भी इनका कोई एलिमेंट है। आगे जिनो एसिल से पूछता है कि तुम किस पावरफुल एनिमी के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एसिल को अचानक से चक्कर आने लगता है और वो गिरने लगती है। लेकिन जिनो उसे पकड़ लेता है और वो मन में कह रहा होता है सिस्टम ने इस पे काफी तेजी से रिएक्ट किया जब मैंने इसे एनिमी के बारे में पूछा। इस सिस्टम की पावर अलग ही दुनिया की है। इस सिस्टम का मुझ पे या इस पूरी दुनिया पे प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये डीमन जिससे बैटल करने वाले थे शायद उनके पास इन सब का जवाब होगा। आगे हमें जापान के आइलैंड में एंट ने जो तबाही मचाई थी उसको दिखाते। वहाँ पे एक हंटर आ जाता है। वो कहता है आखिर ये चीज क्या है। ये सीधा हिलर के पास जा रही है। सबसे पहले उसने हमारे ई रैंक के हंटर पे अटैक किया। जैसे ही हमारे नंबर कम हो गए अब ये हमारे हीलर पे हमला करने जा रही है ताकि हमारी सेना कमजोर हो जाए। अब ये बैटल जितनी देर तक चलेगा उतना ही हमें डिसएडवांटेज होगा। या ये कोई ऐसा बीस्ट है जिसके पास इंटेलिजेंस भी है। आगे हमें एक कार को दिखा दे जिसके अंदर एक कैमरा लगा होता है। जिनचुल इसी कैमरे की फुटेज सारे एसोसिएशन के मेंबर को दिखा रहा होता है। आगे वो सारे मेंबर से कहता है ये एंट अभी देखी गई थी जिसे हराने के लिए पूरा एक दिन लग गया। ये सबसे पहले उधर के आइलैंड के आसपास के एक छोटे से आइलैंड में पाई गई थी। उस आइलैंड को खत्म कर दिया गया था। वो वहाँ से ट्रैवल करके इस आइलैंड में हंट करने आ गई। ये तो अच्छी बात है कि हमारे हंटर ने तुरंत इमरजेंसी कॉल को रिस्पॉन्ड किया। अभी उसे सक्सेसफुली मार दिया गया है। लेकिन जंग के मैदान में 4 ई रैंक, एक डी रैंक का हीलर और एक सी रैंक का लीडर मारे गए। जंग के बीच में एक ए रैंक का हंटर ज्वाइन हुआ और उसके वजह से उस एंड को सक्सेसफुली एलिमिनेट किया गया। तभी वहाँ का एक मेंबर कहने लगता है तो तुम सीधे सीधे शब्दों में ये कहना चाहते हो कि एक हंटर को हराने के लिए कम से कम एक ए रैंक का हंटर चाहिए। आगे जिनचुल कहता है इस म्यूटेंट एंड की वजह से वहाँ के 294 रहवासियों के साथ दुर्घटना हुई है। वहाँ 108 हंटर को भेजा गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि म्यूटेंट एंड को खतरा महसूस हुआ तो उस जगह से वो उड़ने लगी। जापान के हंटर एसोसिएशन ने कहा है कि उन्होंने ऐसे ही 108 हंटर को नहीं भेजा था। एशिया के सारे देशों में से जापान का नेटवर्क सबसे अच्छा और ऑर्गेनाइज्ड है। इससे ये पता चल जाता है कि जापान को भी कितनी ज्यादा दिक्कत हुई है। तो वो एंड्स कोरिया के मेन लैंड में आ गई तो कोई नहीं जानता कि क्या होगा। दो मेंबर्स धीमी आवाज में बात कर रहे थे। वो कहते हैं जापान की तरह हमारे देश में भी कई लैंड्स है पर हम इतने कैपेबल नहीं है कि हर लैंड की देखरेख कर सके। आगे मिस्टर गो कहते हैं एक आइलैंड जो चेजू आइलैंड से 150 किलोमीटर दूर था उस पे अटैक हो गया। अगर वो एंट्स इतने दूर उड़ के जा सकते हैं इसका मतलब वो सिर्फ तट तक ही नहीं बल्कि पूरे मोकोपो सिटी पे उड़ने की भी क्षमता रखते हैं। आगे कुछ मेंबर कहने लगते हैं अगर उन्होंने अपना रास्ता चेंज किया तो वो नॉर्थ रीजन के जैंडो और वॉन्डर देश तक भी पहुंच सकते हैं। साउथ कोरिया सभी आइलैंड पे जापान की तरह हंटर नहीं भेज सकती। फिर भी हमने हंटर को भेज दिया तो वो उन एंड का खाना बन जाएंगे। मिस्टर गो मन में सोच रहे थे ऐसे हालात में अब साउथ कोरिया की हेल्प करने कौन आएगा, चाइना या फिर रशिया। इनके पास काफी सारे हंटर्स है लेकिन उनके हालात भी सेम है। उनके पास भी काफी सारे लैंड्स है जिनको उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। यूएसए तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो तो हमारे यहाँ जब पहला एस रैंक का गेट ओपन हुआ था तब भी नहीं आए थे। ये सब सोच के मेरा तो सर दर्द करने लगा है। तभी वहाँ पे जिनचुल आ जाता है। वो मिस्टर गो से कहता है कि मैंने मीटिंग के टाइम एक बात नहीं बताई थी, हम सीक्रेटली किसी के साथ कनेक्टेड है। मिस्टर गो पूछते हैं किसके साथ। जिनचुल बताता है कि स्कैवेंजर गिल्ड के मिस्टर वोंग डाउसू। उसने पता है कि वो आने वाली जेजू आइलैंड के रेड में पार्टिसिपेट करने वाला है। ये सुन के मिस्टर गो थोड़े हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं उसके इरादे हमेशा पक्के होते हैं। जिनचुल कहता है हाँ सर, उसका टारगेट है संग जिनू। मिस्टर गो कहते हैं तो तुम उसका सामना कैसे करोगे। जिनचुल कहता है मैंने एक रिक्वेस्ट रखी है कि वो कोरिया में प्रवेश नहीं कर सकता और इसके लिए मैंने रेड गेट के इंसिडेंट के समय का मिस्टर बेक से उनके बयान की हेल्प ली है। हालांकि मिस्टर वोंग अकेले हंटर नहीं है जो हमसे कनेक्टेड है।
मिस्टर गो कहते हैं क्या कोई और भी है? जिंजुल बताता है एक कॉल आया था नेशनल लेवल हंटर से। फिर हमें नेशनल लेवल हंटर की हल्की से एक झलक दिखाते हैं। आगे हमें जिनो की तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ एसिल जाग जाती है। वो मन में कह रही थी कि मैं कब सो गई। जिनो से कहता है तो तुम जाग गई। लगता है सारे डीमन एक दूसरे के साथ फ्रेंडली नहीं है। हम देखते कि भाई जिनो ने काफी सारे डीमन को मार दिया होता है। वो कहता है इन्होंने तुम पे अटैक करने की कोशिश की। एसिल जिनो को काफी हैरानी से कहती है क्या जब मैं सो रही थी तो तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आगे वो बताती है कि जिन डीमन के पास इंटेलिजेंस नहीं होती उन्हें डीमन कंसिडर नहीं किया जाता और जिन डीमन के पास इंटेलिजेंस होती है वो अलग होते हैं। जिनो एसिल से पूछता है एंट्री परमिट के पास जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? आगे हम एक कासल को देखते हैं। एसिल यहाँ पे जिनो को लेके आई थी। जिनो मन में कह रहा था एक डीमन कासल के अंदर और एक डीमन कासल। एसिल एक गार्ड से पूछते है कि मेरे फादर कहाँ पर है। गार्ड उसे बताता है कि लेडी एसिल वो थ्रोन वाले रूम में है। वो गार्ड जिनो को देखता है और वो एसिल से कहता है कि आपके पीछे ये इंसान कौन है? एसिल कहती है कि ये मेरा काफी इम्पोर्टेंट गेस्ट है, जरा रिस्पेक्ट दिखाओ। आगे वो दोनों थ्रोन वाले रूम में आ जाते हैं। एसिल अपने फादर से कहती है फादर मैं अपने साथ किसी को लाई हूँ। जिनो मन में कहता है ये थ्रोन रूम है। अगर मैं अपने तरीके से ऐसी जगह पे फाइट करता तो मैं ऐसी जगह पे किसी बॉस से लड़ता। एसिल के पापा जिनो को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो एसिल से कहते हैं एसिल ये तुमने क्या किया? तुम्हारे पीछे ये इंसान कौन है? वो बताती है ये मेरा गेस्ट कौन है? वो बताती है ये मेरा गेस्ट है फादर। उसके पापा उस पे चिल्लाते हुए कहते हैं ये तुम्हारा कैसा गेस्ट है जो अपने साथ इतने सारे सोल्जर के साथ आया है? इसीलिए सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। उसके पापा आगे कहते हैं क्या तुम उनको देख नहीं पा रही? उसके पीछे डार्कनेस में कितने तादाद में सोल्जर्स है। ये सब सुन के जिनो मन में कह रहा होता है लगता है उनके पास काफी ज्यादा शार्प सेंसेस है। आगे वो जिनो को अपने सोल्जर से घेर लेता है। वो जिनो से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में अपने सोल्जर्स लाने की? जिनो कहता है मैंने एसिल से वादा किया है अगर वो मुझे एंट्री परमिट ला के देगी तो मैं इस जगह से चला जाऊंगा। ये सुन के एसिल के पापा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो मन में कहते हैं तो ये वही है जिसने सारे डीमंस को इतनी स्पीड से मार दिया है और कासल के फ्लोर को क्लियर किया है। वैसे तो हम नोबल है और हमारा क्लान काफी लो है। हम 20th पोजीशन पे है जो हमें सबसे वीक क्लान बनाता है। इसने मेटस और वुल्कॉन को भी हराया है। इसके सामने खड़ा होने का हमारा कोई चांस नहीं है। आगे वो जिनो से कहते हैं तो तुम्हें बस एंट्री परमिट चाहिए। लेकिन तभी जिनो एकदम से एसिल का कंधा पकड़ लेता है और कहता है मेरी और एक गुजारिश है, मैं इसे थोड़ी देर के लिए अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। वो मन में कहता है एसिल ने मुझे कहा था कि ऊपर वाले फ्लोर के परमिट की भी लोकेशन उसे पता है। उनको ढूंढने के लिए मुझे इसकी गाइड की जरूरत पड़ेगी। और लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया। हम देखते हैं कि एसिल के पापा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। जिन्होंने उनको बता दिया कि उसे एसिल को अपने साथ गाइड के लिए ले जाना है। एसिल के पापा जिनो से कहते हैं तो तुम्हें एंट्री परमिट और गाइड चाहिए, बस इतना ही ना? जिनो मन में कह रहा होता है शायद इनको पहले गलतफहमी हो गई थी जब मैंने इनसे पूछा था कि मुझे एसिल को अपने साथ ले जाना है। आगे एसिल के पापा अपने मन में कह रहे होते हैं एक ह्यूमन के साथ बातचीत करना हमारी प्राइड के खिलाफ है, पर मुझे पता है ये मॉन्स्टरस ह्यूमन उन डार्क सोल्जर का मास्टर है। मुझे इसके साथ बैटल नहीं करनी चाहिए। फिर वो जिनो को कहते हैं तुम मेरी बेटी को खतरे में तो नहीं डालोगे? जिनो मन में कहता है एक मॉन्स्टर जो अपनी बेटी की चिंता कर रहा है। जिनो से कहता है मैं वादा करता हूँ उसे कोई भी खतरा नहीं होगा। फिर एसिल के फादर जिनो को एंट्री परमिट दे देते हैं जिससे जिनो अब ऊपर के फ्लोर में भी जा सकता है। वो एसिल से कहता है क्या हम अभी निकल सकते हैं? एसिल भी कहती है ठीक है। तभी सिस्टम का जिनो के लिए एक मैसेज आता है कि एक डीमन नोबल उसके पार्टी में ज्वाइन होना चाहती है। जिनो मन में कहता है एक पार्टी सिस्टम, हमें इसके बारे में और थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पार्टी मेंबर्स दूसरे फ्लोर में जाने के लिए डेविएशन सर्कल को यूज कर सकते हैं। साथ ही बैटल में जितने ज्यादा मेंबर्स अपना जितना ज्यादा योगदान देंगे उसके हिसाब से उन्हें एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलेंगे। जिनो को ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं। वो एसिल को खतरे में बिल्कुल भी नहीं डाल सकता था, इसलिए वो एसिल से कहता है अगर हम किसी भी बैटल में फंस जाएंगे तो तुम बैटल में आने की सोचना तक नहीं, मैं खुद सब कुछ देख लूंगा। ये सुन के एसिल ब्लश करने लगती है और ओके कहती है। आगे वो डेविएशन सर्कल से ऊपर वाले फ्लोर पे आ जाते हैं।
जिनो एसिल से पूछता है तुम्हारे हॉर्स के बिना तुम ठीक हो? एसिल बताती है सिर्फ पार्टी मेंबर को ही दूसरे फ्लोर पे जाने की इजाजत है, तो मैं अपना हॉर्स अपने साथ नहीं ला सकती। तभी एसिल अपना बैग खोलती है और उसके अंदर से जिनो को एक शराब की बोतल देती है। आगे वो कहती है कि गर्ल्स क्लान के चीफ को ये शराब काफी ज्यादा पसंद है, मेरे फादर ने हन क्लान के लिए एक न एक गिफ्ट की तैयारी करके रखी है। जिनो उसे कहता है पर क्यों, इसकी क्या जरूरत है? एसिल कहती है अगर आप इसे अपने साथ लेके उनके पास जाएंगे तो आप उनसे आसानी से बातचीत कर सकते हैं। जिनो कहता है बातचीत? क्या तुम लोगों के गर्ल्स क्लान के साथ संबंध अच्छे थे? एसिल कहती है कि नहीं, पहले डीमन रेल्म में पद के लिए नोबेल के बीच हमेशा विवाद होता रहता था, पर मैं आपको इतना जरूर यकीन दिला सकती हूँ कि गर्ल्स क्लान कम से कम समझदार है। जिनो कहता है सुन के अच्छा लगा, लेकिन तुम यही रुकना, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। जुनो अपनी शैडोज को समन करता है और कुछ ही मिनट के बाद गर्ल्स क्लान से आग की लपटें और चिल्लाने की आवाज आने लगती है। आगे हमें हंटर एसोसिएशन में दिखाते हैं, जहाँ नेशनल लेवल हंटर जिनचुल और मिस्टर गो से कहता है आपकी इंग्लिश तो काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं आपको अच्छे से समझ पाऊंगा। क्या आपको सच में नहीं पता साउथ कोरिया का 10th एस रैंक हंटर संग जुनो कहाँ पर है? जिनचुल उसे कहता है उसे पकड़ना काफी मुश्किल है, हमारी सर्विलियंस टीम उसे ढूंढ रही है। नेशनल लेवल हंटर कहता है तुम जो कह रहे हो मैं उस पर विश्वास कैसे करूँ? जिनचुल उनसे कहता है साउथ कोरिया कि हंटर एसोसिएशन इतनी भी नादान नहीं है कि वो एक नेशनल लेवल के हंटर को झूठ बोले। ये सुन के नेशनल लेवल का हंटर कहता है ये बात भी ठीक है। आगे वो मिस्टर गो से कहते हैं मैंने सुना मेरे आदमी डोंगसू ने कोरिया में कुछ लफड़ा कर दिया था, वैसे वो एक एस रैंक का हंटर है तो हम भी उससे कुछ नहीं कह सकते कि वो क्या करे या क्या ना करे। ये सुन के मिस्टर गो अपने मन में कह रहे होते हैं इसने उससे अपना आदमी क्यों कहा? वो तो ऐसे कह रहा है जैसे वोंग डोंगसू एक अब अमेरिकन हंटर है। आगे नेशनल लेवल हंटर कहता है संगजुनु की बात को छोड़ो, पर मैं यहाँ पर एक और भी बात पूछने आया था कि साउथ कोरिया के हंटर एसोसिएशन ने वोंग डोंगसू को देश के अंदर आने से मना कर दिया है। मुझे लगा ही था कि आप लोग इतना आगे जाओगे और ये सब करोगे। मिस्टर गो कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर वो दोनों शेक हैंड करते हैं। नेशनल लेवल हंटर कहता है तो अभी हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर फ्यूचर में मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं फिर से कॉल करूंगा। मिस्टर गो मन में कहते हैं इसके सामने तो मैं किसी बच्चे जैसा हूँ। आगे नेशनल लेवल हंटर उनसे कहता है कुछ दिनों से जेजू आइलैंड पे जो हो रहा है उसकी वजह से कोरिया में काफी दिक्कतें चल रही है। क्या मेरा यहाँ आना आपके लिए निराशाजनक रहा? मुझे माफ कर देना, जेजू आइलैंड की रेड में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं काफी ज्यादा बिजी इंसान हूँ। हालांकि कहानी अलग होती अगर साउथ कोरिया के पास इतना पैसा हो जो मुझे हायर कर सके। मुझे अभी जाना चाहिए, मुझे अपना प्लेन भी पकड़ना है। जिनचुल उनसे पूछता है अगर आपको कोई परेशानी नहीं हो तो क्या हम आपके साथ कोई सर्विलियंस एजेंट टीम का कोई हंटर भेजे? नेशनल लेवल हंटर कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, और हाँ जो भी बातचीत यहाँ पे हुई ना वो यही तक रहनी चाहिए। और नेशनल हंटर वहाँ से चला जाता है। आगे मिस्टर गो जिनचुल से कहते हैं मिस्टर वो तुम्हें क्या लगता है मेरा ये सोचना जो ये हमारी रेड में हेल्प करेगा यह बस एक नादानी थी? जिनचुल उन्हें कहता है मिस्टर गो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जापान के हंटर्स हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। जापान के सबसे बड़े गिल्ड के हंटर आज हमसे मिलने के लिए आने वाले है। आगे हमें जुनो को दिखाते हैं जिसने गर्ल्स क्लान को खत्म कर दिया था। उसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल जाती है, उसकी वजह से उसका लेवल 87 हो गया है। जुनो कहता है यहाँ के ओपोनेंट काफी ज्यादा हाई लेवल के हैं, इसलिए मुझे काफी सारी एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि इग्रिस का लेवल मैक्स हो चुका है। सिस्टम एक मैसेज देता है जिसपे वो कहता है तुम्हारे सोल्जर का रैंक रिक्वायर्ड लेवल तक पहुँच चुका है। हालांकि अगर मोनार्क चाहे तो इसकी रैंक एडवांस में और भी आगे ले जा सकता है। साथ ही टैंक का भी लेवल मैक्स हो चुका है और सेम जुनू चाहे तो टैंक का भी रैंक एडवांस में बढ़ा सकता है। जुनू के सामने एक मैसेज आता है कि क्या वो शैडोज के रैंक एडवांस में बढ़ाना चाहता है। जुनू इसे एक्सेप्ट कर लेता है। हम देखते हैं कि इग्रिस और टैंक अचानक से एडवांस होने लगते हैं। इग्रिस जो पहले नाइट था अब वो इलाइट नाइट बन चुका है और जो टैंक जो पहले इलाइट था अब वो नाइट बन चुका है। एडवांस होने के बाद जुनू इनके फिर से नए नाम रख सकता है, पर जुनू उनके पुराने नाम ही रहने देता है। आगे जुनू कहता है इग्रिस अब एस रैंक के हंटर के बराबर है और टैंक ए रैंक के हंटर के बराबर है। आगे एसिल जुनू से कहती है जुनू सर आपको पता है आपने अभी तक कितने क्लान को खत्म कर दिया है? जुनू कहता है अभी हम 89th फ्लोर पर है,
तुम्हारे क्लान को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है 9 क्लान। ये सुन के एसिल शॉक हो जाती है। वो जुनू से कहती है अब 19th फ्लोर के टॉप नोबल्स क्लान के मेजर्स हर फ्लोर पे है और वो एक हाई रैंकिंग नोबल्स है। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप उनके साथ कुछ ऐसा कर दे जैसे हमारे साथ किया तो वो शायद आपको परमिट दे दे। लेकिन जुनू उसे कहता है अगर मैं तुम्हारे क्लान से कमजोर होता तो क्या तुम लोग मुझसे बातचीत करते? ये सुन के एसिल काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। आगे जुनू से कहता है वैसे तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम लोग पद के लिए काफी ज्यादा लड़ते थे। मैं रेडिश क्लान को नंबर 1 बना दूंगा। ये सुन के एसिल कहती है क्लान का नाम रेडेरू है। वैसे जुनू सर आपने मेरे क्लान को क्यों छोड़ दिया? जुनू कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। ये सुन के एसिल काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जुनू मन में कहता है ये मुझे जिन्हों की याद दिलाती है। क्या मैं एक अकेला ऐसा बंदा हूँ जो बेवकूफों के साथ मिलजुल के रहता है? आगे जुनू 19 फ्लोर पे आ जाता है और वो कहता है जैसा एसिल ने कहा था इस फ्लोर के डिमंस काफी ज्यादा हाई लेवल के हैं। यहाँ के कासल को और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स गार्ड कर रहे हैं। साथ ही वो नीचे के फ्लोर के मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा हाई रैंक के हैं। मैंने अपने इंटेलिजेंस स्टेट को भी बढ़ाया है लेकिन बहुत ही ज्यादा माना कम हो रहा है क्योंकि मेरे शैडो सोल्जर लगातार डिस्ट्रॉय और रीजनरेट हो रहे हैं। आगे में जिन्हों को सीजन 97th फ्लोर पे दिखाते हैं। वो कहता है ऐसा नहीं कि मैं किसी लक से 19 फ्लोर से यहाँ तक आया हूँ। हम देखते हैं कि जुनू का लेवल अब 90 हो चुका है।